हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय वाणिज्य व्यवस्था, जिसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम नियंत्रण का अर्थ और उसके लक्षणों की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम नियंत्रण के बारे में थोड़ी प्रस्तावना जानने का प्रयत्न करते हैं। व्यावसायिक इकाई निश्चित ध्येय की प्राप्ति के लिए स्थापित की जाती है और हमारे जो ध्येय होते हैं वो ध्येय दीर्घ समय के भी हो सकते हैं और अल्प समय के भी हो सकते हैं। ध्येय को प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न प्रवृत्तियों का आयोजन करना पड़ता है। आयोजन को लागू करने के लिए हमें व्यवस्था तंत्र की रचना करनी पड़ती है। इकाई के द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाती है, वे योजनाएं चाहे कितने ही सावधानी पूर्वक बनाई जाए और उसके लिए आदर्श व्यवस्था तंत्र की रचना की जाए, लेकिन फिर भी योजनाओं को लागू करते वक्त बहुत सारे अवरोधों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हमें इन परिबलों को दूर करके आयोजन के अनुसार कार्य हो, यह देखने का कार्य या देखने की जिम्मेदारी नियंत्रण की होती है। नियंत्रण योजनाओं को पूर्ण करने के लिए कर्मचारियों की प्रवृत्तियों की जांच करता है और भूल सुधारने का काम करता है। अब हम नियंत्रण के बारे में थोड़ा और देखने का प्रयत्न करते हैं। संचालन की प्रक्रिया की बात करें तो संचालन की प्रक्रिया के अंदर आयोजन को संचालन का प्रथम कार्य माना जाता है, जबकि नियंत्रण को संचालन का अंतिम कार्य माना जाता है। संक्षिप्त में कहें तो आयोजन संचालन की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, जबकि नियंत्रण अंतिम सोपान है। आयोजन के अनुसार कार्य निश्चित हो, व्यवस्था तंत्र में उसके अनुसार अधिकार और दायित्व सौंपे जाए। इस प्रकार के कार्य का प्रारंभ से ही नियंत्रण का कार्य शुरू होता है। संचालन में जो भी कार्य होते हैं, उन कार्यों की प्रगति आयोजन में निश्चित किए गए मापदंडों के साथ उनकी तुलना की जाती है और जो भी विचलन आते हैं, उन विचलनों की जानकारी प्राप्त करने का कार्य भी नियंत्रण का होता है। ऐसे विचलनों की सूचना प्राप्त करके उनको दूर करना, उनके बारे में सुधारात्मक उपाय करने का कार्य नियंत्रण का होता है। अब हम नियंत्रण के बारे में जो भी परिभाषाएं दी गई है उसे जानने का प्रयत्न करते हैं।
नियंत्रण अर्थात इकाई में कौन से कार्य हो रहे हैं यह निश्चित करना, किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना और अगर आवश्यक हो तो सुधारात्मक उपाय करने का कार्य करना, जिससे योजना के अनुसार सारे कार्य हो सके। इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रण कहा जाता है। रिपीट करते हैं, इकाई में कौन से कार्य हो रहे हैं यह निश्चित करना, किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना और आवश्यक हो तो सुधारात्मक उपाय कर कार्य को योजना के अनुसार आगे बढ़ाना। इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रण कहा जाता है। आयोजन ध्येय निर्धारित करता है, जबकि नियंत्रण उसे प्रभावशाली बनाने का काम करता है। हेनरी फेयोल के अनुसार व्यावसायिक इकाई में सब कुछ निर्धारित योजना के अनुसार, दी गई सूचना के अनुसार और स्थापित सिद्धांतों के अनुसार हो रहा है या नहीं, उसकी जांच करने का समावेश नियंत्रण में होता है। नियंत्रण का उद्देश्य इकाई की दुर्बलताओं को और त्रुटियों को खोजना है, जिससे उनको सुधारा जा सके और पुनः होने से रोका जा सके। उसी प्रकार से पीटर एफ ड्रकर भी हमें कुछ कहना चाहते हैं। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार नियंत्रण अर्थात प्रयत्न और परिणाम, साधन और उद्देश्य, उनके बीच में संतुलन स्थापित करने का कार्य, जिसे नियंत्रण कहता है। संक्षिप्त में, पूर्व निर्धारित स्तरों के अनुरूप होते रहे, इस प्रकार से प्रवृत्तियों का नियमन करना नियंत्रण का हृदय है। संक्षिप्त में फिर से कहें तो, पूर्व निर्धारित स्तरों के अनुरूप होते रहे, उस प्रकार से प्रवृत्तियों को नियमन करना यह नियंत्रण का हृदय माना जाता है। अब हम नियंत्रण के लक्षणों की बात करने वाले हैं। नियंत्रण का पहला लक्षण है आयोजन के साथ संबंध। आयोजन और नियंत्रण दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। आयोजन योजना के निर्माण का कार्य करता है, जबकि नियंत्रण योजना के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, यह देखने का कार्य करता है। इसीलिए आयोजन और नियंत्रण दोनों जुड़वा बालकों के समान है। आयोजन के बिना नियंत्रण असंभव है और नियंत्रण के बिना आयोजन असंभव है। आयोजन और नियंत्रण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा लक्षण है प्रत्येक स्तर का कार्य। नियंत्रण का कार्य संचालन के प्रत्येक स्तर पर हमें देखने को मिलता है। यह किसी एक विभाग या तो उसके अनुभाग तक सीमित नहीं है। संचालन के प्रत्येक स्तर में अधिकारियों के द्वारा या पदाधिकारियों के द्वारा अपने कर्मचारियों को नियंत्रित किया जाता है।
नियंत्रण की मात्रा में भी कमी वृद्धि हमें देखने को मिलती है, लेकिन वे संचालन के स्तर पर आधारित होती है। तो कहने का मतलब कि नियंत्रण का कार्य संचालन के प्रत्येक स्तर पर देखने को मिलता है, चाहे उच्च स्तर हो, चाहे मध्य स्तर हो, चाहे निम्न स्तर हो। प्रत्येक स्तर में नियंत्रण की जो मात्रा होती है उस मात्रा में हमें कमी वृद्धि देखने को मिलती है, और यह कमी वृद्धि संचालन के स्तर पर आधारित होती है। संचालन के प्रत्येक स्तर में अधिकारियों को अपने अधीनस्थों को नियंत्रण में करना पड़ता है, और उसीलिए वे नियंत्रण का सहारा लेते हैं। तीसरा है सतत प्रक्रिया। नियंत्रण यह एक सतत प्रक्रिया है। इकाई की प्रवृत्तियों पर एक बार नियंत्रण करने के बाद सदैव के लिए सभी कार्य आयोजन के अनुसार होंगे, ऐसा मानना एक बहुत बड़ी भूल है। एक बार इकाई की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के बाद हम उन सभी प्रवृत्तियों को इग्नोर नहीं कर सकते। हमें उन पर सदैव नियंत्रण रखना पड़ता है। वास्तव में प्रत्येक कर्मचारियों की द्वारा जो भी प्रवृत्तियाँ की जाती है उन प्रवृत्तियों पर हमें निरंतर देख रेख करनी पड़ती है। देख रेख कर हम विचलनों को दूर कर सकते हैं, विचलनों को खोज सकते हैं। इकाई के अंदर गुणवत्ताएं बनाए रखने के लिए नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको खर्च पर भी अंकुश रखना है तो भी नियंत्रण आवश्यक है। तो कहने का मतलब कि ये नियंत्रण की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इकाई के अंदर आपको हर एक प्रवृत्ति पर सदैव नियंत्रण रखना जरूरी है। प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने से ही आप इकाई की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, खर्च पर अंकुश कर सकते हैं, जो भी विचलन है, जो भी बाधाएं हैं उसे भी आप दूर कर सकते हैं। उसके बाद है संचालन का अंतिम कार्य। नियंत्रण को संचालन का अंतिम कार्य माना जाता है। संचालन में आयोजन के द्वारा इकाई के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। आयोजन के द्वारा ही इकाई का उद्देश्य निर्धारित करते हैं और व्यवस्था तंत्र के द्वारा ही उनको लागू किया जाता है। हम उनको लागू करने के लिए कर्मचारी व्यवस्था की रचना करते हैं। कर्मचारी व्यवस्था की रचना कर आवश्यकता पड़ने पर उनको मार्गदर्शन देते हैं, और उसके बाद नियंत्रण की प्रक्रिया शुरू होती है। संचालन के सभी कार्य, चाहे आयोजन का कार्य हो, कर्मचारी व्यवस्था का कार्य हो, व्यवस्था तंत्र का कार्य हो, ये सभी कार्य नियंत्रण से पहले किए जाए, ये बहुत ही आवश्यक है। नियंत्रण का कार्य नियमन करना होता है, नियंत्रित करना होता है, जो इकाई की प्रवृत्ति शुरू होने के बाद ही शुरू होता है। इसीलिए संचालन का अंतिम कार्य हम नियंत्रण को मान सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आयोजन संचालन का प्रथम कार्य है तो नियंत्रण
संचालन का अंतिम कार्य माना जाता है। आगे का लक्षण है भविष्य के साथ संबंध। नियंत्रण का भविष्य के साथ हमें संबंध देखने को मिलता है। आयोजन का भविष्य के साथ संबंध है। संचालक जो होते हैं वे कभी भी भूतकाल को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन वे भूतकाल की जो भी घटनाएं होती है उन घटनाओं का अवलोकन कर उसका मूल्यांकन अवश्य कर सकते हैं, जिसका लाभ उनको भविष्य में मिल सकता है। नियंत्रण का उद्देश्य भूतकाल में जो भी भूलो होती है वे भूलें, दुरुपयोग और जो भी नुकसान होता है वो नुकसान भविष्य में ना हो उसकी सावधानी रखना है। नियंत्रण के द्वारा भूतकाल में जो भूलें हुई थी वो भूलें भूतकाल में हुई थी वे भविष्य में ना हो। भूतकाल में जो दुरुपयोग हुआ था, चाहे वो समय का दुरुपयोग हो, पैसे का दुरुपयोग हो या श्रम का दुरुपयोग हो, वो भविष्य में दोबारा ना हो, इसके लिए हमें नियंत्रण की ज़रूरत पड़ती है। नियंत्रण यह भविष्य सुधार का विचार माना जाता है। नियंत्रण के द्वारा जो आने वाला हमारा फ्यूचर है उस फ्यूचर को हम सुधार सकते हैं, और उसके लिए हमें भूतकाल की जो भी घटनाएं हैं उन घटनाओं को जानना है, समझना है, उसका सही से मूल्यांकन करना है और उसके आधार पर ही हमें आगे बढ़ने का काम करना है। आगे रचनात्मक प्रवृत्ति। नियंत्रण का सामान्य अर्थ यह लिया जाता है कि नियंत्रण कर्मचारी की जो कार्य करने की स्वतंत्रता होती है उसका हनन करता है, कर्मचारी से उसकी काम करने की स्वतंत्रता छीन लेता है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये गलत है। वास्तव में कर्मचारी अपने कार्य आयोजन के अनुसार करे, यह देखना और उसके अनुसार कर्मचारी को मार्गदर्शन देना, यह कार्य नियंत्रण का होता है। इसीलिए हम नियंत्रण को नेगेटिव नहीं बोल सकते, नियंत्रण को निषेधात्मक नहीं कह सकते, बल्कि हम नियंत्रण को सकारात्मक कहते हैं। नियंत्रण जो भी भूलें होती है उन भूलों को सुधारने का काम करता है और फिर से ये भूलें ना हो ऐसे उपाय करने का काम करता है। इसीलिए नियंत्रण यह रचनात्मक प्रवृत्ति मानी जाती है। इसके बाद आगे का लक्षण है आंतरिक प्रक्रिया। नियंत्रण यह एक आंतरिक प्रक्रिया है। जैसे इकाई की विविध क्रियाएं, उत्पादन, विक्रय, क्रय, वित्तीय बातें, हिसाबी बातें, कर्मचारियों की कार्य करने की पद्धति, इन सब के साथ नियंत्रण की पद्धति को बुन लिया जाता है, जिसकी वजह से इकाई में होने वाले सभी कार्यों पर हम अंकुश रख सकते हैं। लेकिन जो बाह्य प्रक्रिया होती है, जैसे कि सरकार की नीति में परिवर्तन, तेज़ी मंदी की परिस्थिति, लोगों की मनोवृत्ति में होने वाले परिवर्तन, उन सब पर हम अंकुश नहीं लगा सकते। तो ये जो नियंत्रण की प्रक्रिया है वह केवल एक आंतरिक प्रक्रिया है। इकाई के अंदर होने वाली जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी प्रवृत्तियाँ होती है, उन सभी प्रवृत्तियों पर हम नियंत्रण ला सकते हैं। चाहे उत्पादन की प्रवृत्ति हो, विक्रय की प्रवृत्ति हो, क्रय की प्रवृत्ति हो, वित्त की प्रवृत्ति हो, हिसाबी प्रवृत्ति हो, कर्मचारियों के कार्य करने की प्रवृत्ति हो या पद्धति हो, उन सब पर हम नियंत्रण रख सकते हैं, क्योंकि वे इकाई के अंदर होने वाली आंतरिक प्रवृत्तियाँ हैं।
लेकिन इकाई के बाहर होने वाली जो बाह्य प्रवृत्तियाँ हैं उस पर हम कभी भी अंकुश नहीं लगा सकते, कभी भी हम उनको नियंत्रित कर सकते नहीं हैं। इसीलिए नियंत्रण को आंतरिक प्रक्रिया कहना सही माना जाएगा। नियंत्रण यह एक प्रकार की आंतरिक प्रक्रिया ही मानी जाती है। इसके बाद एक गतिशील प्रक्रिया। नियंत्रण का कार्य आयोजन के साथ जुड़ा होता है। आयोजन यह एक अंदाज पर आधारित एक बौद्धिक प्रक्रिया है। अलग अलग परिबलों के अनुमान के बदले उसके अनुसार आयोजन में जो लक्ष्यांक होते हैं उन लक्ष्यांकों में हमें परिवर्तन करना पड़ता है और उसके अनुसार हमें आयोजन पर आधारित जो नियंत्रण की प्रक्रिया होती है उसमें भी हमें परिवर्तन करना पड़ता है। तो कहने का मतलब कि नियंत्रण यह गतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि हमने जो आयोजन किया है उसी आयोजन के अनुसार हमें नियंत्रण करना पड़ता है। अगर आयोजन में कोई परिवर्तन होता है तो हमें सेम टू सेम नियंत्रण में भी परिवर्तन करना पड़ता है। तभी हम सही मायने में नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद व्यक्ति लक्ष्य प्रवृत्ति। नियंत्रण व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों के लिए और व्यक्तियों की प्रवृत्तियों को सुधारने के लिए की जाती है। नियंत्रण की ये जो प्रक्रिया है उसके केंद्र में व्यक्ति है। नियंत्रण कर्मचारियों के द्वारा कर्मचारियों का ही किया जाता है। प्रत्येक प्रवृत्ति और कार्य कर्मचारी के द्वारा ही किए जाते हैं। जो विचलन मिलता है या जो गलतियाँ मिलती है वो व्यक्ति से ही होती है। तो उन भूलों को सुधारने के लिए, उन विचलनों को सुधारने के लिए नियंत्रण आवश्यक है। हम कर्मचारी पर नियंत्रण रखकर उनके द्वारा जो भी भूलें होती है, जो भी विचलन होते हैं उनको हम सुधार सकते हैं। इस तरह से नियंत्रण यह एक व्यक्तिलक्षी प्रवृत्ति है। नियंत्रण के केंद्र में व्यक्ति ही है। व्यक्ति को ध्यान में रखकर ही नियंत्रण का कार्य किया जाता है। इसके बाद है नियंत्रण औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। बात हम करें तो व्यावसायिक इकाई के अंदर व्यवस्था तंत्र और उत्पादन प्रवृत्ति के संदर्भ में हमें नियंत्रण की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था औपचारिक स्वरूप में हमें स्थापित करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब कि हमें नियंत्रण औपचारिक स्वरूप में करना पड़ता है, लेकिन समय बीतने पर कहीं कभार नियंत्रण की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हमें अनौपचारिक स्वरूप में भी बदलना पड़ता है। और इसी अनौपचारिक नियंत्रण की जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था इकाई के लिए बहुत ही अधिक प्रभावशाली सिद्ध होती है। कहीं कभार औपचारिक नियंत्रण के द्वारा जो कार्य सिद्ध नहीं हो पाते वे कार्य अनौपचारिक नियंत्रण की जो व्यवस्था है उसके द्वारा सिद्ध हो सकते हैं। तो कहने का मतलब कि समय, हालात और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण की व्यवस्था को हमें अनौपचारिक भी बनाना पड़ता है। वे अनौपचारिक व्यवस्था अधिक प्रभावशाली हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, आज के वीडियोस के अंदर हमने नियंत्रण का अर्थ देखा, नियंत्रण के लक्षण देखे। आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के वीडियोस के अंदर हम
कोई नए मुद्दे की आपके सामने चर्चा करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।